हेलो बच्चों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स के उस्ताद। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग केमिस्ट्री शुरुआत कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जिसमें आप ये चैप्टर थोड़ा बहुत सिमिलर लगने वाला है हमको फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के तरह, क्योंकि उसमें भी हमने सिस्टम्स वगैरह पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सिस्टम, फिर यूनिट का डेफिनेशन वगैरह पढ़ा था। तो यहाँ पर भी वो चीज़ें मिलने वाली। ठीक है, तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 1 में हमको क्या पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। आ जाइए। आ जाओ, इधर आ जाओ। ओके, तो ध्यान दीजिए यहां पर बच्चों, जैसे हमने फिजिक्स को डिफाइन किया था, फिजिक्स भी क्या है? स्टडी ऑफ मैटर, बराबर है। लेकिन फिजिक्स में हम लोग क्या बात करते हैं? वो मैटर का मास कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, ये सारी चीजें हम लोग फिजिक्स में मेजर करते हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है, क्वांटिटेटिव साइंस बोला था फिजिक्स को हमने। ठीक है, अच्छा, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री के अंदर हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को भी स्टडी करते हैं। मैटर को स्टडी करेंगे, किसी मटेरियल के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसका क्या पढ़ेंगे? उसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना। तो वो किससे बना है, किस एटम से बना हुआ है, तो उसके मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे। समझ आ रहा है? उस वो कैसे बनता है, या उससे रिएक्शन केमिकल चेंज क्या होगा, वो कौन से कंपाउंड बनाएगा, या फिजिकल चेंज। उसका फिजिकल चेंज क्या है? सॉलिड से लिक्विड बन जाना, ठीक है, या सॉलिड से डायरेक्टली क्या बन जाना? गैस बन जाना, लिक्विड टू गैस बनना, गैस टू लिक्विड, ये सब आपका आपस का इंटर कन्वर्जन, इनको हम लोग कहेंगे फिजिकल चेंज। देखो मतलब समझिए, जब तक ना आपको मतलब नहीं समझ आएगा ना, आपको डेफिनेशन पढ़ने के बाद उसका फील नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर मैं कुछ चीजें टिक मार्क भी करता हूं जो इंट्रोडक्शन में आपको पढ़नी है, क्योंकि आप पहली मरतबा अभी केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक क्लास 10 तक आप लोग क्या करते थे? मिक्स पढ़ते थे ना। जैसे साइंस 1 आपका तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन था, साइंस 1, और साइंस 2 में क्या था? पूरा बायोलॉजी था। ठीक है, हाँ। तो अभी आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, इंडिविजुअली केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट आ गया अभी। तो केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब ये भी आप लोग ने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में 10th में पढ़ रखा है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? कोई एग्जांपल बता सकता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी का मतलब होता है खासियत। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? हाँ, बराबर, दिखते कैसे, दिखने वाली प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जैसे कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा, उसके कलर की बात कर लेंगे, फिजिकल अपीयरेंस, दिखने में कैसा, समझ आ रहा है? फिर उसका वो पिघलते कितने टेम्परेचर पर है, मेल्टिंग पॉइंट, उबलता कितने टेम्परेचर पर है, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी क्या है। समझा? डेंसिटी क्या है? लास्ट लेक्चर में फिजिक्स में किया अपन ने, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी उसकी क्या है? ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। तो आप याद रखो कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। एग्जाम्पल्स में लिखिए, एग्जाम्पल्स में लिखिए एमपी, बीपी, ठीक है, कलर एक्सेट्रा कर दीजिए ऐसे, तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? आप याद करो, जब आप क्लास 10th का मेटलर्जी वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, है ना, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में आप ये सब की बात करते थे। हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा, हार्डनेस और सॉफ्टनेस। ठीक है, लस्ट्रस, याद आ रहा है मेटल कैसे होते थे? चमकदार होते थे। मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सब क्या आ जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी अपन रिएक्शन पढ़ते थे। हाँ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन किया है आप लोग ने चैप्टर नंबर 8 10th में। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या थी? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब आप समझ ऐसे लिख लीजिए कि हाउ इट रिएक्ट्स, या एक काम करिए ऐसे लिख लेते हैं हम, रिएक्टिविटी लिख दो शॉर्ट में, रिएक्टिविटी एक्सेट्रा।
ठीक है। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज भी आप लोग ने पढ़ा होगा मेटल्स का, क्या था वो? कैटरीना ने ली कार मंगाई ऑल्टो जैन फरारी, सुन के परवीन बॉबी क्यों हो गई एंग्री आंटी, ऐसे कुछ आप लोग करते थे। तो ये मेटल का है। तो ऐसे सारे एलिमेंट का रिएक्टिविटी रहता है, कौन किसके साथ अच्छे से रिएक्ट करेगा कौन नहीं करेगा, ये सब अपन बात करते हैं। तो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रिएक्टिविटी की बात करेंगे, या किसके साथ ये रिएक्ट करता है किसके साथ नहीं करता है, ये सारी चीजें बात चलेंगी। अच्छा, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का क्या मतलब? प्रॉपर्टीज का मतलब तो बता दिया मैंने आपको। हाँ, फिजिकल चेंज मतलब, ये फिजिकल चेंज का मतलब बता रहा हूं मैं आपको। सॉलिड है, ठीक है, ये आपका किस में कन्वर्ट हो सकता है बच्चों? लिक्विड में हो सकता है, और लिक्विड वापस से सॉलिड में भी हो सकता है। अरे भाई, फ्रिज के अंदर से, फ्रीजर में से आपने आइस बाहर निकाल दिया, रूम टेम्परेचर रख दिया, क्या हो जाएगा वो? ठीक है, वो पानी को वापस से फ्रीजर में डाल दो, फिर से वो आइस बन जाएगा। हाँ, फ्रिज ऑन कर देना। ओके, लिक्विड से क्या बन सकता है बच्चों? गैस। लिक्विड टू गैस तो आपको पता ही है कि वाटर को जैसे हम लोग हीट करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, गैस से वापस से लिक्विड कैसा बनेगा? हाँ, तो वही स्टीम को, ये स्टीम आपका गैस ही होगा, वाटर का, वाटर वेपर, ठीक है, वाटर की अगर बात कर रहा हूं तो उसको ठंड करते हैं, उसको क्या करेगा? ठंडा करेंगे तो वापस से क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। अच्छा, ये सब जो है ना, इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं H2O की बात कर रहा हूं तो सॉलिड फॉर्म में भी उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा, लिक्विड में भी रहेगा वो वाटर तो H2O ही रहेगा, और वो वेपर बन जाएगा तब भी वो क्या होगा? H2O। यानी केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब समझ में आया? ठीक है, सॉलिड से लिक्विड या गैस बन सकता है, ठीक है, या उसका रिवर्स भी हो सकता है। और इनके प्रोसेस भी आप याद रखिए कि सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो बोलो, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। सिंपल है ना, पिघल रहा है ना भाई। ठीक है, ये थोड़ा मैं रिपीट कर रहा हूं। ओके, तो सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड टू अगर वापस से सॉलिड कन्वर्जन हो रहा है तो फ्रीजिंग कहेंगे, लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन, और गैस टू लिक्विड अगेन इसको क्या बोलेंगे हम? कंडेंसेशन। लेकिन अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको ड्राई आइस का बताया और नेफ्थलीन बॉल्स, तो उसका डायरेक्टली क्या होता है एक्चुअल में? सब्लिमेशन। और अगर गैस से डायरेक्टली वापस से किस में कन्वर्ट हो जाए तो रिवर्स सब्लिमेशन, मतलब सब्लिमेशन का उल्टा। समझ आ रहा है? वही एग्जांपल है, जैसे आप CO ड्राई आइस कैसे बनाते हो? ड्राई आइस क्या अपने को डायरेक्ट मिल जाता है ऐसे? वो तो गैशियस फॉर्म में होता है ना, तो आप उसको ठंडा करते हो तब जाके वो किस में कन्वर्ट होता है? ड्राई आइस में। तो वो कौन है? रिवर्स सब्लिमेशन ही तो है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो फिजिकल चेंज ये पूरा हो गया। इसके अंदर कोई भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। तो डेफिनेशन हमने क्या बोला? फिजिकल चेंज क्या है? इन विच ओनली क्या चेंज होता है बच्चों? फिजिकल स्टेट चेंजेस। केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड डज नॉट चेंज। समझ आ रहा है? अच्छा, केमिकल चेंज क्या होगा फिर? जिसके अंदर केमिकल फॉर्मूला बदल जाएगा। समझ आ रहा है? केमिकल रिएक्शन जब आप करते हो ना, तो यहां पर रिएक्टेंट अलग था और प्रोडक्ट अलग मिल रहा है। समझ आ रहा है? बहुत सारे रिएक्शंस आप लोग किए हुए, कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं उसका। अच्छा, तो अब देखो ये पूरा डेफिनेशन, केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, उसी के साथ साथ फिजिकल और केमिकल चेंजेस को भी स्टडी करना, अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन, मतलब ये फिजिकल और केमिकल चेंज अलग अलग कंडीशन में हुआ करता है, ठीक है। इसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री क्या हो गया बताइए? व्हाट इज केमिस्ट्री? डिफाइन केमिस्ट्री बोलेगा तो स्टडी ऑफ मैटर हो गया, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इट अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन। समझ आ रहा है? तो डेफिनेशन हो गया केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री को हम लोग एक सेंट्रल साइंस भी कहते हैं। क्यों उसको सेंट्रल साइंस कहते हैं? सुनो बात को। अच्छा, साइंस मतलब आपको क्या समझ आता है? कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं साइंस में?
फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, मैथ्स पढ़ना पड़ता है ना। अच्छा, तो केमिस्ट्री ना एक सेंट्रल साइंस है, बीच वाला साइंस है। इसका यूज आपको, केमिस्ट्री का जो यूज है ये आप फिजिक्स में भी करेंगे। कहां करेंगे? फिजिक्स में। जो फिजिक्स में आप जब एटम, मॉलिक्यूल्स इसके बारे में पढ़ते हैं, तो एटम जब बात करें तो केमिस्ट्री में आ गई ना कहानी। नहीं आ रही बात समझ में? एटम आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे कंपाउंड बन रहा है, कैसे मॉलिक्यूल बन रहा है, फिजिक्स में इसका यूज हो रहा है। बायोलॉजी में भी इसका यूज होता है। कैसे? ये जो पूरा बायोलॉजिकल कंपाउंड आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा एक केमिकल कंपाउंड ही होता है। समझ आ रहा है? हम जो खाना वगैरह खाते हैं, समझ आ रहा है, वो भी एक कोई ना कोई केमिकल है जो हम लोग जब खाते हैं तो वो पचता है। फिर हमारे जो पेट होता है, स्टमक आप लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है, HCl रिलीज करता है, फिर हजम होता है खाना। नहीं किया ये सब? तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स है। एक चैप्टर आ जाएगा आपको बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री के अंदर भी। चैप्टर का नाम क्या होगा? बायोमोलिक्यूल्स। तो मतलब बायोलॉजिकल बॉडी में, चाहे वो एनिमल बात करें, प्लांट बात करें, ठीक है, उसके अंदर अपने को क्या मिलने वाले हैं? केमिकल कंपाउंड्स देखने को मिलने वाले हैं। समझ आ रहा है? तो केमिस्ट्री का यूज किधर है? बायोलॉजी में भी है, फिजिक्स में भी है। तो कौन हो गया? बीच में आ गया ना ये, तो सेंट्रल साइंस हो गया ना। ठीक है, तो सेंट्रल साइंस क्यों है समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका यूज किधर होता है? फिजिक्स में भी होगा और बायोलॉजी में भी होगा, तो ये इसलिए सेंट्रल साइंस कहलाएगा। तो यहां पर अगर ऐसा कभी रीजन पूछा आपको कि वाई केमिस्ट्री इज अ सेंट्रल साइंस, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो बोलेंगे इट्स नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन द स्टडीज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में भी जरूरत पड़ती है, एंड बायोलॉजिकल साइंस में, और फिर अप्लाइड साइंस भी जो होता है जिसमें मतलब आप एप्लीकेशन की बात करते हो। ठीक है, अब अप्लाइड साइंस में मैं बता दूं, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ोगे, उसको अप्लाइड केमिस्ट्री बोला जाता है। एक चैप्टर है उसमें बायोमोलिक्यूल है, नैनो केमिस्ट्री है, पॉलीमर। 9th में आप लोग ने चैप्टर नंबर, सॉरी 10th में चैप्टर नंबर 9 पढ़ा हुआ है, उसमें लास्ट का पार्ट था याद है? पॉलीमर, पॉलीमर मोनोमर। वो अप्लाइड केमिस्ट्री आ जाता है, मतलब उसका एप्लीकेशन आ जाता है। ठीक है, तो अप्लाइड साइंस में फिर अर्थ एंड स्पेस साइंस को स्टडी करने के लिए भी अपने को इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल साइंस। तो सेंट्रल साइंस पूछेगा तो इतना लिख देने का, अंडरस्टूड? अच्छा, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री ना बहुत वास्ट है बच्चों। इवन जो आप पानी पीते हो वो क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है। पानी पीते हो, क्या है? H2O, केमिकल कंपाउंड है। आप एयर इनहेल करते हो, अब उसके अंदर तो बहुत सारी गैस जा रही है, लेकिन आप उसमें से कौन सा वाला गैस ले लेते हो? कौन सा? ऑक्सीजन। और कौन सी गैस निकाल रहे हो? CO2। क्या है? केमिकल कंपाउंड है। नहीं आ रही बात समझ में? मतलब केमिस्ट्री इज एवरीवेयर, केमिस्ट्री हर जगह है भाई। मेडिसिन वगैरह में, मेडिसिन बेसिकली आप खाते हो, क्या है वो? केमिकल है। समझ आ रहा है? फिर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, डेंटिस्ट्री, ठीक है, एंड डेली होम यूज प्रोडक्ट्स जो भी हम लोग यूज करते हैं, वो सब बहुत स्कोप है बच्चों इसका। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, हम लोग जो है ना बच्चों, केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, एक आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं पता है? हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं हम लोग उसमें। जैसे मैं आपको क्लास 10 में बताऊं तो आपका चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड वाला जो चैप्टर था, वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर। ठीक है, और यहां भी आपका जो है ना चैप्टर, एक मिनट जरा पीछे करना, ये बताना इंडेक्स, वही 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 ऐसे ही रखे रखो। हाँ, हाइड्रोकार्बन देखो 14 आपको दिखाई दे रहा है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर हाइड्रोकार्बन, फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो उसका अप्लाइड केमिस्ट्री कहलाता है। लेकिन आपका 14 15 ये ऑर्गेनिक का है, 14 और 15 ऑर्गेनिक का पार्ट। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो,
समझ आ रहा है? उसमें एस ब्लॉक को अलग से पढ़ने वाले हैं हम लोग, पी ब्लॉक को, डी ब्लॉक को, एफ ब्लॉक को, ये सब आ जाएगा किसके अंदर? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, तो फिजिकल हम लोग बात करें तो इसके अंदर अभी जैसे मैंने आपको फिजिक्स के अंदर मोल कॉन्सेप्ट सिखाया था, याद है? मोल के, एक मोल क्या होता है, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन की बात करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं इसके अंदर, ये फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशंस की बात करेंगे कितना, ठीक है। तो ये शुरुआत का पार्ट है ना आपका चैप्टर का, जैसे ये भी चैप्टर का ये शुरुआत में बेसिक है और उसके बाद ये एक्चुअल में फिजिकल में ही आ जाएगा। किधर पे? दिल्ली, सोफिस्टिकेटेड मतलब डेलिकेट होता है ना, अब उस हिसाब से लिख लो। सेंसिटिव, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट या डेलिकेट नाजुक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, ठीक है, ओके। फिर फिजिकल, फिर बायो एंड एनालिटिकल। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, जिसके ये इसका भी चैप्टर बता देता हूँ, देखो एक चैप्टर है पूरा, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, दिखाई दे रहा है? तो आपको एनालाइज करने के लिए, जैसे सुनो, केमिकल कंपाउंड में कहीं कहीं पर भी आप प्रेजेंस पता करते हो, कौन सा आयन प्रेजेंट है इसके अंदर, एनालाइज करते हो। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फिल्टर कैसे करते हो आप, कोई भी केमिकल कंपाउंड को क्या करते हो, फिल्टर कैसे करते हो, ठीक है, डिस्टिलेशन वाले प्रोसेस, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसको आप इस चैप्टर में पढ़े। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री पे एक चैप्टर कौन सा है आपका? सेकंड चैप्टर ही है, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे। तो ये कुछ ब्रांच है जहां पर हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं, जैसे, और ज्यादातर आप देखोगे कि आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, यही 3 हिस्सों में जो पूरी टेक्स्ट बुक है वो डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो आप ये पूरे कितने चैप्टर हैं आपके? 14 चैप्टर, 16 चैप्टर्स हैं। इसमें जितने भी चैप्टर में हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करने वाले हैं, कंसंट्रेशन वगैरह ये सब फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो सब आ जाएगा किसके अंदर? फिजिकल में आ जाएगा, जिसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, समझ आ रहा है, डी ब्लॉक है, वो सब इनऑर्गेनिक में आ जाएगा। ऑर्गेनिक में क्या होगा? जिसमें आप हाइड्रोकार्बन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहां से इतना ही करना है, यहां पर सब चीज लिखा हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल अंडरलाइंग केमिस्ट्री, ठीक है, प्रिंसिपल्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, उसूल क्या है केमिस्ट्री के अंदर, स्टडीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जीज, डायनेमिक्स, ये पूरा उसका डेफिनेशन है। तो जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये सब आपको एग्जाम में पूछने वाला भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इधर आ जाते हैं, ये चार्ट पर आ जाइए बच्चों, ठीक है। सबसे पहले ये पढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री क्योंकि स्टडी ऑफ मैटर है, तो अब मैटर क्या होता है इस पे अपन बात करेंगे। मैटर तो हमारे आसपास की सारी चीजें क्या होगी? मैटर हो गई। अब मैटर को जो है ना वो यूजुअली 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हमारे पास क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर टाइप के मैटर होते हैं, और एक आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? तो इसके 2 बाइफर्केशन पहले याद करिए आप, फिर इंडिविजुअली अपन पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं और मिक्सचर्स किसको कहते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो पहले बताओ मैटर के कितने टाइप है? 2। एक कौन? प्योर सब्सटेंस, और एक कौन? मिक्सचर। अच्छा, प्योर सब्सटेंस में भी फिर 2 होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल अभी आप जिस बेंच पे बैठे हो उसका जो फ्रेम है वो लोहे का बना हुआ है, लोहा यानी आयरन। पीरियोडिक टेबल में आपको आयरन का क्या सिंबल मिलता है? Fe, ठीक है। अच्छा, Fe मेरा कौन है? एलिमेंट है या कंपाउंड है? एलिमेंट है, समझ आ रहा है? तो एलिमेंट यानी वो कौन हो गया? प्योर सब्सटेंस हो गया, ठीक है। अच्छा सुनो, जो पानी पीते हो आप, है ना, बराबर। अच्छा, उसका क्या फॉर्मूला पढ़ते हो आप? H2O। आप सुनिए बात को, H2O आपका एलिमेंट कहलाएगा या कंपाउंड कहलाएगा? सुन, अभी मॉलिक्यूल और इसमें डिफरेंस देखो, समझा दूंगा पूरा। H2O मेरे पास जो पूरा है वो क्या है? कंपाउंड है।
और जैसे लोहे की बेंच मैंने आपको बताया एक Fe, तो ये Fe जो है वो मेरे पास क्या है, एलिमेंट है। समझ आ रहा है? और कोई भी ये ले लीजिए आप एग्जांपल्स, जैसे तांबा अगर लेता हूं, कॉपर का तार होता है, वो क्या है, एलिमेंट है। क्या है वो? तो इंडिविजुअली अगर रहा वो, तो वो कौन है, एलिमेंट है। अगर किसी के साथ में है, दो या दो से ज्यादा एटम दिखाई दे रहे हैं, दो या दो से ज्यादा उसके अंदर आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ऐसे बात करता हूं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कंपाउंड और मॉलिक्यूल में हमको कंफ्यूजन है, एलिमेंट और एटम में कंफ्यूजन है, तो ये कंफ्यूजन अभी दूर करता हूं बच्चों। एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो एटम होता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे आप चौक से लिखते हैं ना, तो जब आप लिखते हैं ऐसे, तो छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स गिरते हैं, है ना, डस्ट गिरता है। तो इसका क्या मतलब है, चौक किससे बना हुआ, वो डस्ट से बना हुआ। जैसे ही लोहे का जो ये पूरा फ्रेम है, ठीक है, वो किससे बना होगा, जब हम लोग उसको जो है फाइलिंग करेंगे, तो उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल गिरते हैं, उसको रगड़ते हैं। लेकिन अभी वो सबसे छोटा नहीं रहेगा, एकदम सबसे छोटा एक पार्टिकल, एक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक Fe को, एक Fe के पार्टिकल को क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, अब ये बता रहा हूं मैं आपको, जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट होता है ना, उसमें ये सब सवाल आपको पूछा जाता है इस चैप्टर से, और ये 9th का टॉपिक है आपका, तभी क्लियर हो जाना चाहिए था। ये नहीं हुआ तो अभी कर लो 11th में, फिर इसके बाद दोबारा नहीं आने वाला ये एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। समझ आ रहा है? तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। क्लियर होता है सबको? अच्छा, जैसे H2O बात कर रहा हूं, तो पूरा पानी लिया आपने, ये मेरे लिए कंपाउंड है, पानी आपने एक ग्लास भर के लिया हुआ, ये क्या है, कंपाउंड है। अब उसका भी सबसे छोटा एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक छोटा सा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल। तो जब हम लोग बात करते हैं कोई कंपाउंड का, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल कहते हैं। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है क्या, व्हाट इज मॉलिक्यूल? ये बेस जितना अच्छा बनाओगे ना इस चैप्टर में, उतना मजा आएगा केमिस्ट्री के अंदर आपको। चलो जल्दी से, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल को क्या कहते हैं, और कंपाउंड के सबसे छोटे पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहते हैं। ये कंफ्यूजन दूर हो गया सबका? जैसे अभी ये भाई साहब बोल रहे थे मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो कंफ्यूजन दूर हो गया, नहीं हुआ? जैसे मैं यहां से भी आपको भी एग्जांपल लेकर समझा सकता हूं। फॉर एग्जांपल, आप सब मिलकर जो है ना Fe बना रहे हो, Fe का कंपाउंड बना रहे हो, लोहा बना रहे हो, ठीक है, तो आप इंडिविजुअली एक एक Fe हो, सब मिलकर Fe का कंपाउंड, सॉरी, एलिमेंट बना रहे हो। तो अगर मैं एक Fe के पार्टिकल की बात करूंगा, तो वो क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा, है ना। या ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं, कंपाउंड का भी। फॉर एग्जांपल, आप इंडिविजुअली एक एक H2O हो, इंडिविजुअली क्या हो, एक एक H2O, तो आप सब मिलकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, सब मिलकर क्या बना रहे हैं। लेकिन एक अकेले H2O को क्या बोलूंगा मैं, मॉलिक्यूल कहूंगा, ठीक है। तो अभी किसको नहीं समझा होगा, तो एटलीस्ट ये एग्जांपल से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो खैर, अभी आगे बात करते हैं। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में आपको याद है पूरे कितने एलिमेंट्स हमने पढ़े हुए हैं, 118, 118 टेबल अभी कंप्लीट हो चुका है। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो इनकम्प्लीट बोलते थे, ठीक है। अच्छा, तो टोटल 118 एलिमेंट पढ़ा आपने, क्या उसमें आपने मेटल्स को नहीं पढ़ा, नॉन मेटल्स को नहीं पढ़ा, मेटलॉइड्स को सब पढ़ा है, ठीक है। आपको पता है जिगजैग लाइन हुआ करती थी। अच्छा, फिर से पीरियोडिक टेबल का एक चैप्टर आ रहा है अपने को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो क्लास 10th में अगर आपने क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा है तो और मजा आएगा आपको। अगर नहीं पढ़ा है तो दोबारा आपके पास चांस है कि अब पढ़ लो। समझ आ रहा है? तो वापस से ये चैप्टर आएगा, वहां पर भी अपन डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो जिगजैग लाइन के इस तरफ क्या होता है, मेटल्स, उस तरफ क्या होता है, और जिगजैग लाइन के ऊपर मेटलॉइड्स।
समझ आ रहा है? सेमीकंडक्टर्स भी कहा जाता है इनको, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। मिक्सचर जो है वो दो टाइप के होते हैं, किसमें? हाँ, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस। कंपाउंड मेरा प्योर सब्सटेंस का पार्ट आता है, तो ऐसा पूछ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंस। अरे इसके दो पार्ट है ना ऐसे, तो ये कंपाउंड तो प्योर सब्सटेंस में आता है, और मिक्सचर जो है वो इम्प्योर बोलेंगे अपन, मतलब, ठीक है। तो इसके दो इससे बात करें तो इंडिविजुअली जब मिक्सचर से आप बात करोगे तो समझ में आएगा। मिक्सचर के अभी फिलहाल दो पार्ट बात करो, क्या है? होमोजेनस और हेट्रोजेनस। अच्छा, पहली बात ना मैं आपको बताऊं, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है। सुन लो, यहां पर ये सुनो, यहां पर ना इनका प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपाउंड में बात करूं तो मेरे पास H2O जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो इस कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का रेशो फिक्स्ड रहेगा। इनका रेशो क्या रहेगा? प्रोपोर्शन। H2O के अंदर हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है, जो हिस्सेदारी है, वो फिक्स्ड रहेगा, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। मिक्सचर के अंदर इनका प्रोपोर्शन कम ज्यादा हो सकता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपने एक रेत ले लिया, रेत, सैंड जू में गया, रेत ले लिया, ठीक है। और फिर आयरन को, ये जो लोहे की बेंच होती है, उसको आपने फाइल किया, थोड़ा घसा, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल गए आपको, और दोनों को मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर आप ज्यादा भी मिक्स कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, इसका प्रोपोर्शन फिक्स्ड नहीं होगा ना। मैं कम मिलाऊंगा तभी मिक्सचर कहूंगा, ज्यादा मिलाऊंगा तभी भी मिक्सचर कहूंगा। और इनको जो है ना, आप इसके अंदर भी अभी दो टाइप के पढ़ेंगे, एक कौन सा? हेट्रो, और एक कौन सा पढ़ेंगे? होमोजेनस बात करेंगे। तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है? ये बायोलॉजी में भी ये टर्म इस्तेमाल होगा, हेटेरो। हेट्रो का मतलब क्या होता है? और होमो का क्या मतलब होता है? पहले काम करो, चार्ट याद करो, फिर इंडिविजुअली मैं प्योर सब्सटेंस के डेफिनेशन पे, एलिमेंट, कंपाउंड, फिर होमोजेन, मिक्सचर, होमो और हेट्रो पे भी डेफिनेशन पूरा करेंगे। पहले ये चार्ट याद कर लीजिए सभी बच्चे। मेटल जो है वो कितने हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है? कौन कौन से? प्योर और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स और कंपाउंड। अच्छा, एलिमेंट्स मेटलॉइड्स, ये पीरियोडिक टेबल में किया हुआ है। अच्छा, मिक्सचर्स होमो और हेट्रो, सही है। अच्छा, अब इंडिविजुअली मुझे एक एक को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहां पर अपन मैटर का डेफिनेशन तो देख ही चुके हैं अपन। यहां पर बात करते हैं, ये देखो यहां पर प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर, तो डिफरेंस यहां पर आपको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। आ जाओ यहां पर। व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िए। प्योर सब्सटेंसेस हैव डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। मतलब डेफिनाइट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनाइट? डेफिनाइट यानी फिक्स्ड। इसके अंदर जो कंपोजिशन है, जो परसेंटेज है उसका, वो कम ज्यादा नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। क्या बोला, समझ में आया? कंपोजिशन मतलब कितना परसेंट वो मटेरियल उसके अंदर, जैसे H2O में, H2O में कोई आया क्या? कड़ी लगा दे, कड़ी लगा दे। H2O के अंदर आपको आपका हाइड्रोजन का मास का परसेंट और ऑक्सीजन का मास का परसेंट क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। समझ आ रहा है? तो ये किस में आ जाएगा? प्योर सब्सटेंस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? प्योर सब्सटेंस में आ जाएगा। दे ऑलवेज हैव सेम प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन। क्या मतलब, समझ में आ रहा है? आप उसको कहीं से भी लेकर आओ, आप गटर का पानी लाओ, आप कुएं से पानी लेकर आ जाओ, आप समुद्र से लेकर आ जाओ, आप नदी से लेकर आ जाओ, समझ आ रहा है? उसका परसेंटेज हम लोग निकालेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगा? समझ आ रहा है? सेम रहने वाला है, चेंज होने वाला नहीं है। ये प्योर सब्सटेंस में चलेगा। रिगार्डलेस ऑफ इट्स ओरिजिन, मतलब वो ओरिजिनेट कहां से हुआ है उससे कोई मतलब
आप घर बैठे जो है ना आप H2O केमिकली बनाते हो, H2O अगर केमिकली रिएक्शन करके फॉर्म करते हो, सुनो बात को, या आप कुएं से निकालते हो या आप समरसेबल से निकालते हो, कहीं से भी लेकर आओ वाटर, उसमें उसमें H2O में H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन का परसेंटेज क्या रहेगा, सेम रहने वाला। ये आते हैं प्योर सब्सटेंस में, किस में आते हैं, तो यहां पर क्या बोला है, दे ऑलवेज हैव सेम प्रॉपर्टीज, उनका प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन। ये हो गया प्योर सब्सटेंस के बारे में 2 पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए किसके बारे में। अच्छा मिक्सचर्स किसको बोलते हैं, मिक्सचर क्या है ये सेकंड देखिए आप, हैव नो डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, मतलब जब आप कोई मिक्सचर की बात कर रहे होंगे तो उसके अंदर उनका कंपोजिशन मतलब कितना परसेंट मास के हिसाब से वो है वो फिक्स्ड नहीं होगा, वो परसेंटेज उसका कम ज्यादा हो सकता है। एंड हैंस नो डेफिनाइट प्रॉपर्टीज, जब उनका कंपोजिशन फिक्स नहीं है तो प्रॉपर्टी भी फिक्स नहीं होगी, ठीक है। तो हैंस नो डेफिनाइट, तो 2 पॉइंट यहां पर भी हो गए इसके मिक्सचर के हो गए और 2 पॉइंट ये हो गए, कर पाओगे इसको। प्योर सब्सटेंस के बारे में कितने पॉइंट लिखने हैं, 2 पॉइंट, मिक्सचर के बारे में कितने पॉइंट लिखने हैं, और एग्जाम्पल याद कर लीजिए। प्योर सब्सटेंस में एग्जाम्पल कौन आ जाएगा, एलिमेंट्स भी आ जाते हैं ना एग्जाम्पल में, और कौन आ जाते हैं, कंपाउंड्स भी आ जाते हैं। तो प्योर मेटल जैसे, बोलो बोलो, प्योर मेटल, प्योर मेटल का एग्जाम्पल बताओ, मैंने बताया अभी आपको, आयरन, लोहे की बेंच पे बैठो, प्योर मेटल क्या हो गया, वो प्योर सब्सटेंस हो गया। और डिस्टिल्ड वाटर, हाँ इसके अंदर कोई आयन या कोई दूसरी चीज नहीं है। डिस्टिल्ड वाटर डिस्टिलेशन से किया जाता है, ये डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस है मालूम है, डिस्टिल्ड वाटर यानी प्योर वाटर होगा। कैसे, सुनो प्योर वाटर कैसे निकाला जाएगा। आप क्या करोगे, एक कंटेनर में आपको मान लो पानी कहीं से मिला, ठीक है, अब वो पानी गंदा है लेकिन आपको उससे प्योर वाटर निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो हम लोग डिस्टिलेशन कैसे करते हैं, सुनो। इस कंटेनर में मैंने ले लिया वाटर, क्या ले लिया, वाटर, लेकिन ये प्योर नहीं है, इसके अंदर दूसरे आयंस वगैरह भी होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे से, डिस्टिलेशन समझ लीजिए क्या होता है, हाँ इसमें लिया, इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हीट करते हैं, ठीक है। और यहां से आपने जो है ना कॉक लगा दिया, कॉक में एक पाइप ले लिया ऐसे, ठीक है, और यहां पर जो है ना बच्चों ठीक है, तो यहां पर जब आप हीट करोगे तो ये वाटर क्या हो जाएगा, वेपर बन के ऊपर जाएगा, है ना, नहीं जाएगा, जाएगा। और ये वाटर यहां से ऐसे वेपर बनते हुए यहां आएगा, इसके ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, गीला कपड़ा रख देंगे, क्या कर देंगे, एक गीला कपड़ा रखेंगे। गीला कपड़ा क्यों रखेंगे, क्योंकि ये जब गैस बन के जाएगा तो वो गर्म होगा ना, अब गीला कपड़ा रखूंगा तो उसको ठंडा कर देगा, क्या कर देगा, यानी फिर से क्या होगा, गैस से लिक्विड यानी कंडेंसेशन, फिर वही ड्रॉप बाय ड्रॉप इधर पे जमा होगा। ये जो पानी आपको मिलेगा ये डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर होगा, इसके अंदर सिर्फ वाटर होगा, वाटर H2O, और दूसरे कोई आयंस वगैरह नहीं होंगे, नहीं समझे। तो जो आयंस वगैरह रहेंगे वो इधर ही रह जाएंगे, तो यहां से बाप बन के कौन उड़ा, ओनली पानी, समझ आ रहा है। 100 डिग्री पर उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो 100 डिग्री पर आपको हीट करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिस्टिल वाटर। इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, डिस्टिलेशन। आया समझ में। अच्छा एग्जाम्पल में याद रखिएगा डिस्टिल्ड वाटर, ऐसे आपको ना क्या नाम है, हैवी वाटर या ऐसे कुछ आयोनिक वाटर या सिर्फ वाटर भी लिखा होगा तो वो ऑप्शन में आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा प्योर सब्सटेंस के लिए,
डिस्टिल्ड वाटर, क्या होना चाहिए वहां पर वर्ड, डिस्टिल्ड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर उसके अंदर आयंस प्रेजेंट है तो फिर वो मिक्सचर में चला जाएगा एग्जाम्पल, तो आयन कम हो सकते हैं ज्यादा हो सकते हैं, तो मिक्सचर के अंदर एग्जाम्पल चला जाएगा, याद रखिए। तो ये डिस्टिल्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर बात करें, पेंट, पेंट में क्या होता है भाई, ऑयल होता है, ठीक है, और क्या होता है, कलर पिगमेंट्स होते हैं और दूसरे एडिटिव्स होते हैं जो भी इसमें ऐड करते हैं। कलर, ये पिगमेंट्स क्या है, कलर पिगमेंट्स, पेंट में कलर नहीं डालते आप, ठीक है। अभी जैसे आपने थोड़ा सा पर्पल कलर डाल दिया उसके अंदर, तो वो कैसा हो जाता है, ऐसा कलर होता है जैसा आप क्लासरूम में देख रहे हो, समझ आ रहा है। तो हल्का पेंट के अंदर हल्का सा सिर्फ क्या डाला हुआ है, पर्पल, आपको व्हाइट ही दिख रहा है ये, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो है ना क्या नाम है, ब्लूइश ऐसा शाइन आता है उसके अंदर। नहीं आ रही बात समझ में, अगर बहुत ज्यादा डाल दे तो फिर पर्पल पर्पल हो जाता, नहीं आ रही बात समझ में। तो ये पिगमेंट्स क्या होता है, कलर पिगमेंट्स बोलते हैं इसको, इससे कलर आता है, ठीक है, और दूसरे एडिटिव्स भी रहते हैं। तो ये कितने भी प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है ना, कितने भी इसमें ना, ऐसा फिक्स तो नहीं रहता है ना। तो पेंट किसके अंदर एग्जाम्पल आ गया, मिक्सचर के अंदर एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। अच्छा कंक्रीट, कंक्रीट मालूम है कैसे बनता है, वो कभी आप लोग ने वो गाड़ी देखा है जिसके अंदर सीमेंट और, हाँ, जो रॉक्स होते हैं छोटे छोटे उसको घुमाता रहता है, फिर रोड वगैरह पे कहीं पर गिराते हैं जहां पर रोड वगैरह बनाना है ना, बराबर। तो कंक्रीट क्या है बच्चों, मिक्सचर ऑफ सांड, रेत, ठीक है, सीमेंट और वाटर। इसमें प्रोपोर्शन इनका फिक्स्ड है क्या, नहीं ना, ठीक है। अगर गवर्नमेंट रोड बन रहा है हमारे इधर पे, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर अगर ठगने वाला है क्या करेगा वो, है ना, कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, ठीक है, सांड ज्यादा डाल देते हैं, सीमेंट कम डालते हैं, पानी ज्यादा डाल देते हैं, समझ आ रहा है। फिर कुछ दिन में वो वापस से खराब हो जाता है, ठीक है। घूस लेकर काम कर रहा है तो ऐसे करता है, ईमानदार अगर ऑफिसर कॉन्ट्रैक्टर रहा तो वो अच्छे से, उनको प्रोपोर्शन रहता है उनको कि भाई इतना इतना मिलाओ तो अच्छा बनेगा। लेकिन मिक्सचर होने के लिए इसका कोई कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं है, तो इसलिए कंक्रीट एग्जांपल आ गया और पेंट आ गया, समझे बात को, बोलो भाई, ठीक है। तो आपको ना इंडिविजुअली इसको प्रिपेयर करना है, प्योर सब्सटेंस उसके एग्जांपल, मिक्सचर और उसके एग्जांपल, ठीक है। तो यहां पर हमारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को हमने समझ लिया कि क्या होते हैं, ठीक। अब इंडिविजुअली अपन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा ये वाला जो है ना, आप थोड़ा सा इसको होमवर्क में डाल दीजिए, ये कुछ एग्जांपल्स है, सी वाटर, ठीक है, गैसोलीन, गैसोलीन क्या होता है मालूम है, आपके पेट्रोल डीजल जो जमीन में से निकाला जाता है उनको गैसोलीन कहा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट पेट्रोल नहीं मिलता है अपने को, पहले क्या नाम है, कच्चा ऑयल मिलता है अपने को, फिर उसको अलग, हाँ, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, फिर उससे अलग किया जाता है पेट्रोल डीजल अलग अलग इसमें टेम्परेचर पर, ठीक है, ठीक है। स्किन, रस्टी नेल, अपना स्किन, और कौन सा स्किन, हाँ, ठीक है, पेज ऑफ टेक्स्ट बुक, डायमंड, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको जरा बाइफरकेट करके आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा रिसर्च करके आना इस पे, मतलब सर्च भी करके आओ, समझ में आ जाएगा। ए, प्योर सब्सटेंस के कितने टाइप है बताओ, दो, एलिमेंट्स और, ठीक है। तो अपन एलिमेंट का डेफिनेशन करने वाले हैं अभी, यहां पर देखो, प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो ये स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। अच्छा अब इसमें जब मैं एलिमेंट के बारे में बात करता हूं तो एलिमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। अच्छा हम लोग जब केमिस्ट्री जब आगे चल के और पढ़ोगे तो हम लोग केमिकल रिएक्शन जो है ना, वो मेजरली अगर बात करूं तो दो टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन होता है और एक आम रिएक्शन, जिसके टाइप्स आप लोग ने पढ़े हैं, क्या नाम है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, नहीं पढ़ा है सब, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है।
अच्छा ये सब ऑर्डिनरी रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन है। एक और रिएक्शन आप करोगे, रेडियो एक्टिव केमिकल रिएक्शन। कौन सा? समझ आ रहा है? वो उसके अंदर रेडियो एक्टिव केमिकल रिएक्शन में उसका भी एक चैप्टर है आपका यहां पर, जरा इंडेक्स बताना मुझे। हाँ, चैप्टर नंबर 13, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। फिजिक्स में भी ऐसा आपको एक चैप्टर मिलेगा, लेकिन वो क्लास 12th में। यहां पर जो 11th में पढ़ रहे हैं वो 12th में। बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है फिजिक्स केमिस्ट्री का। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ क्लियर हो गई तो फिजिक्स में समझने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, रिपीट हो जाती चीजें। अच्छा, मैंने क्या बोला कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो मेजरली कितने टाइप के? दो। एक कौन से? ऑर्डिनरी, और दूसरा रेडियो एक्टिव। तो आप सुनो, किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से, किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से जिस सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते हम लोग, क्या नहीं कर सकते? अलग नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते, उसको एलिमेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट। देखिए यहां पर क्या बोला है डेफिनेशन, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस का है कि नहीं बताओ? प्योर सब्सटेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आर दी प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन, ब्रेक नहीं कर सकते, डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, कोई सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसके थ्रू? बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। तो यानी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन के द्वारा इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो क्या रेडियो एक्टिव से किया जा सकता है? यस। रेडियो एक्टिव केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, तो एलिमेंट भी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये अपन चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे। इसलिए यहां पर ऑर्डिनरी केमिकल चेंज लिखना जरूरी है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं बोलूं क्या, इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है, याद रखिए वर्ड का, ऑर्डिनरी केमिकल चेंज लिखना। तो डेफिनेशन में ये भूल गए तो मतलब बदल जाएगा। अगर सिर्फ इतना बोलते हैं एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, तो ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रेक होता है कौन सी रिएक्शन करके? हाँ, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव से होगा, ऑर्डिनरी से नहीं होगा। कितने लोग का डेफिनेशन याद हो गया? ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, बोलो एलिमेंट्स क्या होते हैं जिसको क्या नहीं किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता है? ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस और रिएक्शन। हो गया, सिंपल है, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, पढ़ा है ना एलिमेंट के नीचे 3, तो ये स्टेटमेंट लिखने में क्या है? ठीक है, तो आराम से आप इसको लिख सकते हैं। तो एलिमेंट का डेफिनेशन याद कर लीजिए जो टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट लिखने में कुछ भी नहीं है। एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल तो आप खुद से भी लिख सकते हो। मेटल के एग्जाम्पल बताइए, कितने मेटल आपको पता है प्योर मेटल्स? बहुत सारे पता है, बताओ। कॉपर, आयरन, जिंक और सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम। इधर के ग्रुप के सब, वो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब बता दो जितना भी मालूम है इस तरफ। समझ आ रहा है? अगर ग्रुप वाइज याद किया होगा। नॉन मेटल्स में जिगजैग के उस तरफ बता दो, ऑक्सीजन, कार्बन, हेलियम, फ्लोरीन, और ये हाइड्रोजन भी बता सकते हो, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ठीक है। इधर होता जरूर है लेकिन वो भी नॉन मेटल का एग्जांपल। कौन? हाँ, सब बता दो। पीरियोडिक टेबल अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप एग्जांपल आराम से बता सकते। क्या? हाँ ना, नॉन मेटल ही है ना भाई, वो जिगजैग के उधर है। और मेटलॉइड्स में एग्जांपल बताओ। तो मेटलॉइड्स में ना बच्चों 2 एग्जांपल खास तौर पे याद रखिए आप, सिलिकॉन, जर्मेनियम, क्योंकि इस पे पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने वाले फिजिक्स में हम लोग। सिलिकॉन और जर्मेनियम याद रहेगा मेटलॉइड्स में। अब मेटल्स के बारे में आ जाते, थोड़ा पढ़ लेते। ये सब पॉइंट पढ़ा है आपने। ये मेटल में चमक होती है, अगर नहीं चमक रहा है तो घस दो थोड़ा सा। मेटल को बोल रहा हूं, अपने आसपास वाला क्या नाम है नहीं चमक रहा होगा तो उसको घस देंगे। अरे
या खुद नहीं चमक रहे तो बोला घस दो। ओके, तो मेटल के पास लस्टर वाली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो दे आर लस्ट्रस भी लिख सकते हैं सीधा बेटे पवन। अच्छा, मेटल हीट कंडक्ट करते हैं, तभी तो आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, जलने लगते हैं। कौन से बर्तन में बनाता है तो आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल के क्यों होते हैं? बिकॉज दे कंडक्ट सॉरी हीट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, इस वजह से जो आपके तार होते हैं, ठीक है, कॉपर या एल्यूमिनियम के तार होते हैं, मेटल के होते हैं बेसिकली, क्योंकि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ रहा है? कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मेलिएबिलिटी पता है, डक्टिलिटी पता है? अगर कोई मेटल को हथौड़ा मारते हो चपटा हो जाता है, इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। व्हाट इज मेलिएबिलिटी? एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी विड्रॉन इनटू अ थिन शीट, पतली शीट बनने की जो एबिलिटी है उसको मेलिएबिलिटी बोलते हैं। अंडरस्टूड? आज अगर उसको हथौड़ा मारा और वो ब्रेक हो गया तो मेलिएबिलिटी नहीं है उसके पास। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? मेलिएबिलिटी नहीं है। और मेटल्स के पास मेलिएबिलिटी होती है। समझ आ रहा है? फिर ऐसे इनडायरेक्टली बात करेंगे अपन। तो दे आर मेलिएबल। अच्छा, आपने जो तार देखे होंगे, काय के रहते हैं तार? नहीं, कॉपर तो एक मेटल है ना, मेटल के होते हैं कि नहीं? तो यानी तार किससे बन सकता है? मेटल से बन सकता है। तो मेटल के पास कौन सी एबिलिटी है? डक्टिलिटी है। एबिलिटी टू बी विड्रॉन इनटू अ थिन वायर, डक्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डक्टिलिटी। तो समझो बात को, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, वायर बना सकते हैं इसको, तो दे आर डक्टाइल बोल सकते हैं शॉर्ट में, दे आर डक्टाइल। कैन बी हैमर्ड, हैमर मतलब क्या होता है? हथौड़ा होता है, तो हथौड़ा मारा इनटू थिन शीट, हथौड़ा मार के इसको पतला शीट बना सकते हैं, मेलिएबिलिटी। तो दे आर मेलिएबल। तो इस स्टेटमेंट को शॉर्ट में कैसे बोल सकते हो आप? दे आर डक्टाइल, दे आर, बस आपको पता होना चाहिए कि डक्टाइल का मतलब क्या है और मेलिएबल का मतलब, एग्जामिनर को समझाने की जरूरत नहीं है, उसको मालूम है। तो पॉइंट आसान है, 4 पॉइंट दिए गए हैं। दे आर लस्ट्रस या दे हैव लस्टर, ठीक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दे आर डक्टाइल, दे आर मेलिएबल, खत्म हो गया। 2 मार्क के लिए अगर आपको ऐसा पूछता है, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है बाय द वे। कौन सी प्रॉपर्टी है? 10th में आपने ऐसी तो पढ़ा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ऐसी पढ़ा है शायद, क्या ऐसी पढ़ा, लेकिन और भी पॉइंट्स थे उसके अंदर, ये अभी बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है इतना। ये एग्जाम्पल जितने दिए उतने, जितने मेटल पता है सब लिख दो आप। समझ आ रहा है? कोई भी एग्जाम्पल आपको एग्जाम में याद आए लिख दो मेटल का, चलेगा, आप सिंबल भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे गोल्ड का सिंबल सभी बच्चों को पता है, AU, ऑरम। और सिल्वर का पता है? AG। किसको बुला रहा है? AG सुनते हो? ओके, तो AG अर्जेंटम कहा जाता है इसको। तो आप सिंबल लिख सकते हैं जिनको नहीं पता, इनको पता है तो ठीक है। गोल्ड का A, कैपिटल A, स्मॉल U, AU, ठीक है। ठीक है, ये आपका AU। अच्छा, नए नए जमाने की अगर वाइफ रहेगी ना तो वो AU ऐसे बोले। पुराने वाले अपने AG सुनते हो? ओके। और नई वाली सोना मांगती है AU करके, पुरानी वाली चांदी में भी चल तू ज्यादा खुश मत हो अभी। कॉपर आपका Cu, लैटिन में क्यूप्रस बोलते हैं इस वजह से। आयरन का आपका क्या है? Fe, फेरम, लैटिन में फेरन नाम है, वहां से इसका सिंबल आया है। मर्क्यूरी आपका होता है Hg, तो Hg का फुल फॉर्म है हाइड्रार गायरम। ठीक है, लिखना चाहते हैं अगर आप लिख सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए।
अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये पता है कि मेटल, आप लोग ने ये फिजिकल स्टेट के बारे में भी एक पॉइंट, पहला पॉइंट आपने एक्चुअल में 10th में वही पढ़ा था कि मेटल का जो आमतौर पे जो फिजिकल स्टेट है वो कैसे होता है, सॉलिड होता है ना। उसमें एक्सेप्शन था मर्क्यूरी और गैलियम। वो कौन से स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड स्टेट में। मर्क्यूरी देखा देखा है सभी बच्चों ने थर्मामीटर के अंदर, या कभी आप लोग ने बीपी वगैरह चेक कराने गए होंगे तो उसके पास एक होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पिग्मो मैनोमीटर। स्पिग्मो मतलब होता है ब्लड, मैनो यानी प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर मीटर। समझे बात को, क्या नाम है इसका, बहुत डिफिकल्ट नेम है ना, स्पिग्मो मैनोमीटर, ब्लड प्रेशर मीटर। हाँ, इधर पे ऐसे लगाते हैं बस, और वो जो मशीन ऐसे खुलता है, और भी दूसरे भी आ गए हैं, डिजिटल भी आ गए बहुत सारे। वो ऐसे डॉक्टर नहीं पस, 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 पस। फिर उसमें जो ऊपर की तरफ चढ़ता है ना ऐसे, सिल्वर कलर का होता है, वो मर्क्यूरी होता है। वो क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। क्लियर है, ओके। नॉन मेटल्स के बारे में बात करें, दे आर नॉन लस्टरस या दे हैव नो लस्टर, इनमें चमक नहीं होती है। हाँ, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आपका आयोडीन वाला एक्सेप्शन है इसके अंदर, समझ रहा है, डायमंड है तो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन डायमंड और आयोडीन। नॉन मेटल्स हैं लेकिन ये चमकदार होते हैं। कैसे होते हैं, तो एक्सेप्शन याद रखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अच्छा, दे आर पुअर, नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट आपको पता है कि सेल वगैरह में, सेल आप लोग ने देखा है, ड्राई सेल देखा है, ठीक है, उसके अंदर ना एक कार्बन का रॉड होता है। किसी ने अगर, कोई बच्चे जो है ना कालाकांडी करते हैं, पूरा खोल के सब निकाल देते हैं, तो इसमें कार्बन का रॉड निकलता है। और भी मैं आपको बताऊं, आपकी पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का होता है ना पार्ट, वो आपका ग्रेफाइट ही है, ठीक है। बहुत बच्चों का मिसकॉन्सेप्शन होता है, इसको बहुत लोग लीड भी बोलते हैं या लेड बोलते हैं, नहीं लेड नहीं है वो क्या है, ग्रेफाइट है, याद रहेगा। लेड जो होता है ना वो पॉइजनस होता है, अब वो पेंसिल में डाल के देंगे, हाँ, क्योंकि बच्चे आप लोग क्या करते हैं, लिख रहे हैं उसके बाद नहीं, पॉइजन चढ़ जाता है ऐसे, ठीक है। तो पेंसिल वगैरह में ये क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कैसे चेक करोगे, अब आप लोग ने क्लास 10th में वो जो इनके वायर्स के बारे में पढ़ा होगा ना, उसमें अर्थिंग होता है, फेज वायर होता है, 3 पॉइंट होते हैं ना, तो उसमें जो फेज वाला होता है ना, उसमें डाल के बटन ऑन करके एक कॉर्नर उधर डालने का, दूसरा कॉर्नर खुद पकड़, फिर बोलोगे आई एम अ डिस्को डांस, ओके। तो ऐसा मत करना, तो उसमें करंट पास होगा, ठीक है। हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन में अपन चेक करेंगे इसको, ठीक है। चलो, आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन क्या बोलेंगे, ग्रेफाइट, ठीक है। अब क्यों होता है, इसका रीजन है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, डायमंड भी, देखो ये याद रखना, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना होता है और डायमंड भी कार्बन से बना होता है, लेकिन एक जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, लेकिन ग्रेफाइट से होगी। तो ऐसा क्यों, तो ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, और डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसके सारे इलेक्ट्रॉन बिजी होते हैं, बॉन्ड बना होता है, कोवलेंट बॉन्ड बना होता है। अच्छा, इसको हम लोग हैमर करके थिन शीट नहीं बना सकते, मतलब इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, अरे जब शीट नहीं बना सकता है तो मेलिएबिलिटी नहीं है, दे आर नॉट मेलिएबल, लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं दे आर नॉट मेलिएबल। अच्छा, हथौड़ा मारेंगे तो शीट नहीं बनेगा, चूर चूर हो जाएगा, तो चूर चूर हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा तो ब्रिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो दे आर ब्रिटल लिख सकते हैं। ऐसा 10th में पढ़ा है आप लोग ने, ये वर्ड्स पढ़ चुके हैं आप लोग। ब्रिटल का मतलब होता है ब्रेकेबल, ठीक है, दे आर ब्रिटल, तो आप इतना भी लिख सकते हैं बच्चों, हाँ, काम चल जाएगा आपका। नहीं, हार्ड होता है वो, बहुत हार्डेस्ट मटेरियल है, लेकिन ब्रेक क्यों नहीं हो सकता है, वो चपटा तो होगा नहीं, अब चपटा नहीं होगा तो टूटेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर
ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब लिख लीजिए जिन बच्चों को नहीं मालूम है, ब्रेकेबल, ब्रेकेबल। एग्जाम्पल्स में नॉन मेटल जितने भी पता है आप लिख सकते हो, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एटसेट्रा, जितने नॉन मेटल पता है आप सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। ठीक है, चलो मेटलॉइड्स के बारे में बात करते हैं। मेटलॉइड्स, अच्छा इन मेटलॉइड्स क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज ना मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट होती है। इंटरमीडिएट मतलब समझ आता है, बीच में, समझ आ रहा है? जैसे मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल, ये कोई एक मटेरियल है जो कि मेटल है और ये कौन है, नॉन मेटल है। अगर मैं मेटल की बात करूं तो इसकी कंडक्ट करने की एबिलिटी क्या होगी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा होगी, और नॉन मेटल की क्या होगी, बहुत कम रहेगी। इसकी क्या होगी, मेटलॉइड की, इन दोनों के बीच में। समझ आ रहा है? तो मेटलॉइड्स कौन होता है, जिसकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट हो, यानी बीच में हो। वैल्यू की बात करूं, अगर नंबर्स में बात करूं तो, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, सम एलिमेंट्स हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट, यानी बीच में, बिटवीन मेटल एंड, इनको मेटलॉइड्स कहते हैं। तो मेटलॉइड का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, सम मटेरियल्स हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, जिनको सेमी मेटल भी कहा जा सकता है, सेमी कंडक्टर्स भी कहा जा सकता है। क्या बोल सकते हैं, सेमी, आधा मेटल तो आधा क्या होगा, आधा मेटल है तो आधा क्या होगा, नॉन मेटल। आधा कंडक्टर है तो आधा नॉन कंडक्टर। नहीं समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, खास तौर पे आप याद रखो। ठीक है, इसका सिंबल अगर आप पूछोगे तो सिंबल क्या बोलेंगे, आर्सेनिक का क्या होगा बच्चों, आर्सेनिक AS। कोई बता सकता है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? हाँ तो वो तो SB है। हाँ पास, PAS, हाँ 15 से सही बोल रहे हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है आपका ये ग्रुप नंबर 15? जब हम लोग बात करते हैं ना, तो नोबडी, पास, सब, बिकवास, ऐसे पढ़ते हैं, तो यहां पर आता है पास, आर्सेनिक। समझ आ रहा है? चलो, और सिलिकॉन आपका कहां से कहां पाया जाता है, 14 के अंदर आप लिखते हो कार से गए सैंडी। तो बेसिकली दोनों किधर आ रहे हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम कहाँ आ रहे हैं, दोनों 14 से आते हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम कहाँ आते हैं, ग्रुप नंबर 14 से, याद रखिएगा इसको। चलो यहां पर हमारी दास्तां खत्म हो गई, किसकी, एलिमेंट वाली। प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट को पकड़ा, उसकी दास्तान खत्म। अब दास्तान शुरू होती है कंपाउंड की, किसकी, कंपाउंड की। अब कंपाउंड क्या होता है, अच्छा एलिमेंट क्या होता है, क्या डेफिनेशन पढ़ा था हमने, substances which cannot be, pure substances होते हैं which cannot be broken down into simpler substance by ordinary chemical। अब इसको क्या बोलना चाहिए, हाँ तो यहां पर देखो, कुछ पुरानी बुक होगी ना बच्चों, उसके अंदर इसमें मिस्टेक था, इधर पे भी कैन नॉट लिख दिया था उन्होंने। देखो किसी की पुरानी बुक होगी ना तो उधर पे कैन नॉट बी लिखा हुआ है, तो ये तो सेम हो जाएगा फिर डेफिनेशन, तो नॉट को कट करो वहां पर। तो जिसमें ऐसा दिया हुआ है कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस, इसको कंपाउंड कहते हैं बच्चों। क्या बोला, समझ आया? यहां तो एक तीर से दो शिकार है, अगर आप एक याद कर ले तो दूसरा वाला कंपाउंड अपने आप याद हो जाएगा, बस आपको नॉट नहीं बोलना है। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, कौन बोलेगा डेफिनेशन? अच्छा जैसे जैसे सुनो, अब मैं आपसे ये पूछता हूं बच्चों, H2O आपका क्या है, कंपाउंड है या एलिमेंट है? कंपाउंड है। अब ये ब्रेक हो सकता है, तो इसका केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, बैलेंसिंग अगर मुझे करना है तो यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर 1 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा,
ठीक है, और यहाँ पर भी क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, खत्म। तो H2O ब्रेक हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो गया। क्या बोलेंगे इसको, कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नहीं समझे। और ये क्या है, एक ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन है। क्या है ये, अच्छा आप बताओ, ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन में भी कौन सा टाइप है जो आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, 1 से 2 बना, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है ये, कुछ याद आ रहा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता था, 1 से 2 नहीं, मतलब 1 से 2 या 2 से ज्यादा में अगर डिवाइड हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता था, अभी जैसे इसका उल्टा कर दूं मैं, इसको इधर लिख दूं और इसको इधर लिख दूं, तो 2 लोग मिलकर एक बना रहे हैं, तो 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, कंबाइन करके बन रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सब ऑर्डिनरी के ही एग्जांपल्स हैं, याद रखिए, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा। डेफिनेशन कंप्लीट होता है बच्चों। देखो कंपाउंड में क्या होता है, 2 या 3 एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। कंपाउंड के अंदर क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, तो एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। नहीं समझे बात को, ये इधर देखो बच्चों, मेरे पास ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन है। कौन है, ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, इंडिविजुअली एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है ना। तो हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर क्या बना, समझ आ रहा है। तो मैं इसको ना ऐसे लिखता हूं, देखो H प्लस O क्या बन रहा है, साथ में आ गया ना, क्या बन गया। तो ये आपके क्या थे, एटम्स, क्या थे, एटम्स, और ये क्या बना, मॉलिक्यूल्स। एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। अच्छा अगर मेरे पास एटम ऐसे बहुत सारे, ये H का हाइड्रोजन बहुत सारे एटम्स है, तो वो एक एलिमेंट हो गया। ऑक्सीजन के बहुत सारे एटम्स है, तो वो भी क्या हो गया, एलिमेंट। नहीं समझे बात को, एक काम करें, रुको, स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलते हैं। एटम्स कंबाइन हुआ और क्या बना है, ऐसे बहुत सारे एटम कंबाइन हुए, बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाए। फिर जब बहुत सारे मॉलिक्यूल साथ में आए तो क्या बना, कंपाउंड बना। स्टेप समझ आया। अच्छा आप ऐसे भी समझ सकते हो, हाइड्रोजन आपके पास बहुत सारे थे, बहुत सारे हाइड्रोजन एक साथ होंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एलिमेंट कहेंगे ना, एटम थोड़ी कहेंगे। एक को एटम कहेंगे, बहुत सारे साथ में रहेंगे एक सिमिलर एलिमेंट कहेंगे। ऐसे ऑक्सीजन भी बहुत सारे, तो एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन हुआ, कंपाउंड बना। ठीक है, ये सब कहानी ना क्लियर होना चाहिए अभी क्लास 11th में ही आपको। ठीक है, यहाँ 11th से गुजरने के बाद जब 12th में जाओगे तो 12th में आपका ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, ये तो दिक्कत आ जाएगी, केमिस्ट्री समझ नहीं आएगा। अच्छा चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों, कंपाउंड्स भी खत्म हो गया, यानी प्योर सब्सटेंस की पूरी दास्तान खत्म। अब किसकी दास्तान शुरू होगी, मिक्सचर की। मिक्सचर में हमने होमो और हेट्रो पढ़ रखा है, ठीक है। तो मिक्सचर कौन है, देखो अच्छा मिक्सचर्स कौन होते हैं, मिक्सचर कंटेन 2 और मोर सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस है, नो फिक्स प्रोपोर्शन या नो फिक्स कंपोजिशन, इसके अंदर कोई फिक्स कंपोजिशन इनका। प्योर सब्सटेंस में क्या पढ़ा था, फिक्स प्रोपोर्शन होता है, मिक्सचर्स में फिक्स कंपोजिशन या प्रोपोर्शन नहीं होता है ना, ये एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा और इंपॉर्टेंट बात है, मे बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो हमारे पास कुछ फिजिकल मेथड है जिससे हम इनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूं जो आपको डे टू डे लाइफ में आप देखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप गेहूं लेकर आते हो, राशन वाले से फॉर एग्जांपल लेकर आए तो उसमें ज्यादा कचरा रहता है, गेहूं कम रहता है।
है ना। आप आपकी मम्मी क्या करती है, उसको एक एक चुनते बैठती है ऐसे, तो उनको एक फिजिकल मेथड पता है ना। सूप में डाल के सुपड़ी जो रहता है उसको ऐसे 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 करते हैं, वाइब्रेशन वाला मेथड उनको पता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो भारी वाले हैं जैसे गेहूं है वो अलग हो जाएगा, और हल्का जो कचरा होता है वो सेपरेट होता रहता है, फिर उसको ऐसे हाथ से करके निकाल लेते हैं। तो ये फिजिकल मेथड है जिससे हम ये दोनों, ये भी मिक्सचर ही है, ये भी क्या है, मिक्सचर है, जिसको एक ये फिजिकल मेथड बताया जिससे इनको क्या करा, सेपरेट कर लिया हमने। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो मिक्सचर्स को आप अलग कर सकते हैं बाय फिजिकल, केमिकल नहीं बोल रहा हूं, कौन से मेथड से, फिजिकल मेथड। यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाला है, फिजिकल मेथड को अप्लाई करके, जैसा मैंने एक एग्जांपल बताया, इसके थ्रू आप उसको क्या कर लोगे, अलग कर लोगे। ठीक है, तो मिक्सचर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोजेनस, फिजिकल मेथड समझा ना तुम लोग को। ठीक है, अच्छा मिक्सचर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया बच्चों, होमो और हेट्रो। ये भी आप वहां पर आपने चार्ट पढ़ा हुआ है तो आप ये पॉइंट आप खुद से लिख सकते हो। मिक्सचर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, होमो और, अच्छा होमो का मतलब क्या बताया मैंने, सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। अब इस बेसिस पर सॉल्यूशंस आप कोई भी बात कर लो, ये कैसा होगा, होमोजेनस मिक्सचर होगा, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्यूट आर यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट दी इट्स बल्क। अब देखो यहां पर होमोजेनस क्या होता है, ठीक है, होमोजेनस का डेफिनेशन जैसा यहां पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा बना देता हूं। होमोजेनस मिक्सचर्स किसको कहते हैं, ठीक है, इन विच, बिकॉज करके मत लिखो, द मॉलिक्यूल्स ऑफ, मॉलिक्यूल मतलब समझ आता है ना अभी आपको, मॉलिक्यूल मतलब समझ आता है ना, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट सोल्यूट मतलब सोल्यूट जिससे बना है, कंस्टिट्यूट हुआ है, बना है जिससे। ठीक है, तो सोल्यूट जिस मॉलिक्यूल से बना है या सॉल्वेंट जिस मॉलिक्यूल से बना है, ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं थ्रू आउट इट्स बल्क। जैसे एग्जांपल, अगर बच्चों, ठीक है, यहां पर जो है ना आपको एग्जांपल भी दिया होगा, फॉर एग्जांपल सस्पेंशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड इन लिक्विड, इसका एग्जांपल नहीं दिया इधर पे, चलो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अच्छा आप क्या करते हो बच्चों, पानी में जो है वो शक्कर घोल देते हो, ठीक है, पूरा घोल देते हो एकदम पूरा, क्या नाम है, डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, अच्छा जब आप उसमें पूरा डिजोल्व कर देते हो तब बात कर रहा हूं, पूरा घुल जाना चाहिए उसमें। अगर आप शुरुआत का एक घूंट लगाओगे, अगर और कुछ पी रहे होंगे तो एक पैक लगाओगे, ठीक है, तो आपको जितनी मिठास लगेगी, अभी मैं मिठास के हिसाब से बता रहा हूं, ऐसे ही लास्ट वाला जब पियोगे तभी भी उतना ही मीठा लगेगा, नहीं तो उसमें वो घुलता नहीं है, इसलिए मैंने पूरा घुल गया है। तो इसके अंदर जो शक्कर घुला है पूरे बल्क में, पानी के पूरे बल्क में, वो ऊपर के हिस्से में भी उतना ही घुला है, नीचे के हिस्से में भी, तो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसा नहीं कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं है, पूरी तरीके से क्या हो गया है, डिसॉल्व हो गया है और यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं कम और कहीं ज्यादा। तो ऐसा मिक्सचर क्या कहलाएगा, होमोजेनस। क्या कहलाएगा, तो होमोजेनस का मतलब समझ आ रहा है, क्या बोला मैंने, होमोजेनस। अगर, अच्छा और एक चीज थोड़ा सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि 12th में सेकंड चैप्टर आपका सॉल्यूशन ही है, तो आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए क्या है। मेरे ख्याल से कुछ लोग बच्चों को पता होगा सॉल्यूशन कैसे बनता है बच्चों, वेरी गुड, कैसे बनता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अच्छा सोल्यूट किसको कहते हैं, हाँ इस एग्जांपल में शक्कर आपका सोल्यूट है, लेकिन सोल्यूट किसको बोलते हैं, जो घुलेगा, हाँ ऐसे आपको याद रखना है। अच्छा वाटर के साथ में कोई भी आएगा ना, तो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर आप कोई भी चीज पानी में मिला रहे हो, समझ आ रहा है,
तो वाटर वहां पर कौन होगा? सॉल्वेंट होगा। समझ रहा? जो जो चीज आप उसमें घोल रहे हो, अभी फॉर एग्जांपल आपने शक्कर का पहले से चाशनी बना के रखा है ना, ठीक है, और उसको अगर पानी में डालता हूं मैं, समझ आ रहा है, तब भी मेरा पानी ही सॉल्वेंट होगा, और वो जो शक्कर की चाशनी है वो क्या रहेगा आपका? सोल्यूट रहेगा। नहीं समझे बात को? सोल्यूट कौन है? जो खुद डिसॉल्व हो, जिसमें घुलेगा वो सॉल्वेंट होता है। समझ रहे बात को? ठीक है। अच्छा, आगे चल के ये भी बात ध्यान रखना, मैं कुछ नंबर दे रहा हूं इनको, और ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इन दोनों को मिलकर क्या बनेगा भाई? सॉल्यूशन बनेगा। सोल्यूट के लिए हम लोग 2 नंबर, सोल्यूट को 2 नंबर देते हैं। कितना? सोल्यूट की कोई भी चीज के बारे में बात होगी ना, मास के, कॉन्सेंट्रेशन के, कोई भी बात, तो उसके साथ में 2 सिंबल इस्तेमाल होगा। क्या सिंबल? मतलब जैसे W है वेट, तो किसका? सोल्यूट का है, तो W2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? W2। पूरा नहीं लिखेंगे आप W, फिर इसके नीचे सोल्यूट पूरा नहीं लिखेंगे। तो सोल्यूट के लिए कितना नंबर हम लोग ने चूज किया हुआ है? 2। आप याद कैसे करोगे ये भी बताता हूं मैं। सॉल्वेंट के लिए हम लोग जो नंबर चूज करते हैं वो क्या चूज करते हैं? 1। अब आप ये कैसे याद रखोगे लॉन्ग टर्म तक? आप ये सॉल्वेंट में अगर आप गौर से देखोगे ना, 1 का स्पेलिंग आता है आपको? ONE1, तो आपको देखो ONE मिल जाएगा पूरा। तो सॉल्वेंट को नंबर क्या देंगे हम लोग? अच्छा, 2 का जो स्पेलिंग है वो TWO2 होता है, लेकिन अगर TU करूं तभी तो 2 होता है। TU2, तो वहां से आप याद कर सकते हो कि भाई 2 नंबर तो याद रहेगा। तो इसको ऐसे लॉन्ग टर्म तक हम लोग याद कर सकते हैं भाई, 2 किसको देना है और 1 किसको देना है। समझ आ रहा है? स्टैंडर्ड यही तरीका है, सोल्यूट को 2 नंबर दिया जाता है और सॉल्वेंट को 1। ये आपको कहां काम आएगा? क्लास 12th में काम आएगा। अच्छा, 11th में भी जब मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें भी जब आप कंसंट्रेशन की बात करेंगे तभी भी मैं आपको ये चीजें वापस से रिकॉल करवा दूंगा। ठीक है, याद रहेगा सोल्यूट को कितना नंबर देते हैं बोल। ठीक है। अच्छा, आप ध्यान रखिए, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स, क्या बोलेंगे? आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। यूनिफॉर्मली का मतलब समझ आ रहा है? अच्छा, यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? बरोबर। जैसे आप लोगों को पता है, आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहना करते हैं, सेम। समझ आ रहा है? मतलब उसका जो, सुनो यहां पर जो मिक्सचर है वो आप हर जगह, मगर मान लीजिए आप ये कोई मेरे पास कंटेनर है, इसके अंदर आपने पानी डाला, शक्कर घोला, पूरा तरीके से घोल दिया। अगर मैं इस कोने से थोड़ा सा अगर क्या नाम है, शक्कर पानी निकालता हूं, तो उसके अंदर उतने पर्टिकुलर वॉल्यूम में शक्कर उतना ही होगा जितना मैं कोई अनदर कॉर्नर से अगर मैं पानी निकालता हूं। नहीं समझे बात को? जितना यहां घुला हुआ है शक्कर, वहां उतना ही वहां पर भी घुला होगा, उतना ही कोई भी डेप्थ में जाऊंगा उतना ही घुला होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली मिक्सड हुआ है। कैसा मिक्सड हुआ है? यूनिफॉर्मली। क्लियर है बात? अच्छा, इसके अंदर एग्जाम्पल क्या लिखोगे? सॉल्यूशंस। क्या एग्जाम्पल लिखोगे? सॉल्यूशन। नहीं समझा? तो यहां पर थोड़ा ना टेक्स्ट बुक में आंसर फॉर्म करना पड़ता है अपने को, पूरे आंसर्स बनाए नहीं होते। तो जब आपको नोट्स मिल जाएगी तो उसमें आंसर, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगा, तो आप वहां से याद भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बनाओ। नोट्स मिल जाएगी तब भी आप आंसर बनाइए, आंसर बनाने की प्रैक्टिस होना चाहिए आपको। तो एग्जाम में क्या आपने रट्टा मार के भी नहीं गए हो, तो आप कैसा है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप आंसर बना सकते हो। ठीक है, चलो, कौन बताएगा होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? इन विच मॉलिक्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट द बल्क, मतलब पूरे बल्क में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड रहेगा। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? सोल्यूशन। भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनता है? सोल्यूशन बनता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। अच्छा, हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होगा? ठीक है, सेम है। इसको कैसा बोलेंगे? देखो, इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? इसका डेफिनेशन, ये साइड हेडिंग डालने का और ये सब नहीं, हाँ, इन विच करके इसको भी लिखो। इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अब यहां पर सोल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोल रहा है, क्यों? क्योंकि सोल्यूट सॉल्वेंट मिलाने पर क्या बनता है? सोल्यूशन बनता है, वो तो होमोजेनस में चला गया ना।
तो यहां पर सिंपली आप बोलेंगे इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिससे मिलकर ये बन रहा है, आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट द बल्क। और इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है बच्चों? सस्पेंशन, देखो सस्पेंड होना मतलब लटकना होता है, समझ आ रहा है? ये इधर सुनो, मुझे एक चीज बताओ, एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूं। आप लोग ने सबने फालूदा पिया होगा, है ना? उसके अंदर एक, उसको सब्जा कहते हैं, है ना? तो जब आप सब्जा डालते हो उस फालूदा में, है ना, तो वो सस्पेंडेड होता है, बीच बीच में ऐसे लटक रहा होता है, वो घुलता है क्या? वो समझ आ रहा है आपको? वो ऐसे उसमें लटका हुआ दिखाई देता है या सरफेस पे दिखाई देता है, सस्पेंडेड फॉर्म में, घुलता नहीं है वो। अच्छा मुझे बताओ, समटाइम क्या होता है, आपको शुरुआत में जब आप पीते हो तो ज्यादा सब्जा दिखाई देता है, फिर एंड एंड में हो सकता है आपको कम दिखे, तो क्या ये यूनिफॉर्मली मिक्सड हुआ है? नहीं। तो अगर सस्पेंडेड फॉर्म में होगा तो ये कैसा मिक्सचर होगा? हेट्रोजेनस होगा। कैसा होगा? हेट्रोजेनस मिक्सचर। नहीं समझे बात को? और एग्जांपल दे देते, और एग्जांपल देख लेते हैं। आप आयरन फिलिंग बताया था मैंने आपको, आयरन फाइलिंग्स, तो आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल ले लेते हैं, उसको रेत में मिला देते हो और ऐसे हिला दो, शेक कर दो। क्या? नहीं नहीं, मैंने अभी कहा, ये वाला जो एग्जांपल है इसमें लिक्विड कहां बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन की बात कर रहा है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 9 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के? तो सॉल्यूशन चैप्टर में बताऊंगा मैं, ठीक है, वो उसके लिए रहने देते हैं। लेकिन याद रखिए 9 टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। कितने? 9 टाइप के। अभी इधर 5 बता रहा हूं मैं, 4 इधर है, ठीक है। टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन आपके पॉसिबल हैं, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, फिजिकल स्टेट कितने पॉसिबल हैं? जो आमतौर पे फिजिकल स्टेट कितने होते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड और इनके कॉम्बिनेशन आप कितने कर सकते हैं पता है? 9 कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सॉलिड का सॉलिड के साथ, सॉलिड का लिक्विड के साथ, सॉलिड का गैस के साथ, फिर लिक्विड सोल्यूट का सॉलिड के साथ, गैस के साथ। समझ आ रहा है? फिर गैसेस वाले का फिर खुद के साथ भी, सॉलिड का सॉलिड के साथ, लिक्विड का लिक्विड के साथ, ऐसे टोटल 9 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो सॉल्यूशन याद रखिएगा 9 टाइप के होते हैं। कितने? 9 टाइप के। अभी इसको थोड़ा सा क्लास 12 के लिए रहने देते हैं, अभी उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। लेकिन याद रखिए सॉल्यूशन किसका एग्जांपल्स है? किसके एग्जांपल है सॉल्यूशंस? कोई भी सॉल्यूशंस हो, होमोजेनस का, ठीक है। अच्छा हेट्रो में और एक एग्जांपल देखिए, ठीक है, मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग्स, आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स, लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल एकदम जब घस के जो निकलते हैं, और रेत, उसको आप मिला दीजिए और उसके बाद उसको थोड़ा सा शेक कर दीजिए। अच्छा कितना भी आप शेक कर लो उसको, आप कहीं से भी अगर आप रेत उठाते हो, ठीक है, तो आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। कहीं पर हो सकता है रेत ज्यादा है और आयरन फाइलिंग्स कम है, और कहीं पर क्या होगा, आयरन फाइलिंग ज्यादा है और कहीं पर रेत कम हो गया, सैंड कम हो गया। नहीं समझे बात को? तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहा तो हेट्रोजेनस आता है। समझ में आ गया क्या एग्जाम्पल? बस एक एक एग्जाम्पल याद रखिए। होमोजेनस में सॉल्यूशन याद रखिए, ऑल सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर्स, ठीक है। और हेट्रोजेनस में हम लोग ने कौन सा एग्जाम्पल यहां पर पढ़ रखा है? सस्पेंशन ऑफ एन इनसोल्यूबल सॉलिड। इनसोल्यूबल मतलब जो घुले वो लटकेगा, जो घुलेगा नहीं वो सस्पेंड रहेगा। तो सस्पेंशन का मतलब समझ आ रहा है? जैसे मैंने सब्जा वाला एग्जांपल बताया, लिक्विड के अंदर ना, हाँ, वाटर जो है वो क्या होगा, सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा ना, तो हेट्रो में ही आ जाएगा। वाटर किधर रहेगा? सरफेस के ऊपर रहेगा ना, सॉरी, ऑयल 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 की डेंसिटी कम रहती है, वो पानी के ऊपर तैरेगा। समझ आ रहा है? सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, इसमें ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऑयल एंड वाटर। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार जो है ना इस पे ठीक है क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये फिजिक्स का टॉपिक शुरू हो रहा है हमारा यहाँ पर। टिक मार्क सबने किया ना? पूरा पूछा जाए अभी आपसे, मैटर के
पहले दो क्लासिफिकेशन बताओ कौन कौन से, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। अच्छा, बेसिक डिफरेंस क्या है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स के अंदर? यहां पर डेफिनाइट या फिक्स भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, टेक्स्ट बुक के वर्ड लेकिन इस्तेमाल करो, मीनिंग अपने हिसाब से याद रखना है। डेफिनाइट कंपोजिशन होता है यहां पर, और इनके पास डेफिनाइट कंपोजिशन नहीं होता, कोई भी कितना भी मिला होगा, ठीक है। अच्छा, फिर प्योर सब्सटेंस में अगर मैं बात करूं फर्दर, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स किसे कहते हैं? पहली बात, एलिमेंट कौन है? प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, which cannot be broken down into simpler substance by ordinary chemical changes, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड्स क्या होना चाहिए फिर? which can be broken down into simpler by ordinary chemical change। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो एलिमेंट्स की कहानी। अच्छा, एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल के प्रॉपर्टीज बता सकते हो? तो दे आर लस्ट्रस, ओके, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सही है। नॉन मेटल का भी ऐसे ही पॉइंट्स बता दीजिए। नॉन लस्ट्रस होते हैं, दे हैव नो लस्टर, ऐसे करके ही बोल सकते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, नॉन लस्ट्रस में एक्सेप्शन क्या आ जाएगा? डायमंड और आयोडीन। लस्टर वाले में एक्सेप्शन, लस्टर की बात करेंगे तो डायमंड एंड आयोडीन है। नॉन मेटल का सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ना, इसमें एक्सेप्शन कौन सा है? ग्रेफाइट एक्सेप्शन, ठीक है। अच्छा, मेलिएबल होते हैं ये, डक्टाइल होते हैं, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, तो क्या होते हैं फिर? दे आर ब्रिटल। हथौड़ा मारेंगे तो हाँ चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई पॉइंट था? बस, फिर एग्जाम्पल्स वगैरह तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेटलॉइड्स में। तो मेटलॉइड्स का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। हाँ, इनको सेमी मेटल, सेमी कंडक्टर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स कौन से बोलेंगे आप? आर्सेनिक और सिलिकॉन बोल सकते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, यहाँ पर कहानी खत्म होती है प्योर सब्सटेंस की। कंपाउंड हो गया ना, कंपाउंड भी बात कर लिया अपन ने, प्योर सब्सटेंस पूरा हो गया। चलो नेक्स्ट अभी मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। मिक्सचर का क्लासिफिकेशन, मिक्सचर क्या होता है ये पहले ही बात कर चुके अपन, है ना, जिसमें इनका कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड ना हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या बात किया अपन ने? दे मे बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट भी किया जा सकता है, ठीक है, मिक्सचर की। अच्छा, मिक्सचर के हमारे पास कितने टाइप हैं? दो। कौन कौन से हैं? हेट्रो और होमो। अच्छा, होमोजेनस क्या होता है? होमो का मतलब सेम होता है, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर किसे कहेंगे? क्या डेफिनेशन होना चाहिए उसके लिए? जिसके अंदर क्या हो? ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट द बल्क। सही है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। और एग्जांपल्स में क्या कहोगे? जितने भी, नहीं, सस्पेंशन कहां से आ गया रे इसमें? सॉल्यूशन से एग्जांपल आएगा इसका। जितने भी सॉल्यूशंस है सब होमोजेनस कहलाएंगे, जितने भी सॉल्यूशंस हैं। अच्छा, कितने टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन बन सकते हैं? 9 टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हेट्रोजेनस किसको कहेंगे? हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, क्या? क्यों हेट्रोजेनस? इन विच मॉलिक्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, यहां पर सोल्यूट सॉल्वेंट वर्ड इस्तेमाल मत करना, क्योंकि सोल्यूट सॉल्वेंट मिलाओगे तो सोल्यूशन बनेगा और वो होमो में चला जाता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल देने का ऐसे जनरली, ठीक है, आर नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट द बल्क। हो गया आसान डेफिनेशन।
एग्जाम्पल में क्या बोलोगे यहां पर? सस्पेंशन ऑफ, ये एक जनरल एग्जाम्पल है, हाँ, इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स कवर हो जाते हैं। तो सस्पेंशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड इन अ लिक्विड, कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड में ऐसे सस्पेंडेड फॉर्म में है वो हेट्रोजेनस कहलाएगा। क्लियर है सभी बच्चे? अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। वैसे देखा जाए तो 5 टाइप के स्टेट्स होते हैं, ये मैंने आपको फिजिक्स में शायद बताया। आपको पढ़ना जो ऑर्डिनरी, जो यूजुअली कितने स्टेट पाए जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं, 3 स्टेट पाया जाता है। ठीक है, ये देखो, ये चीज आपको पता है, ये मैटर एग्जिस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स, नेमली गैस, लिक्विड और सॉलिड, है ना? ये सब पढ़ चुके हैं आप। सॉलिड्स के अंदर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जनरली आप पार्टिकल्स बोल सकते हैं, आर टाइटली हेल्ड इन परफेक्ट ऑर्डर एंड देयरफॉर सॉलिड possess डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का क्या होता है बच्चों? एक डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम होगा, इनडेफिनाइट नहीं होगा, फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉलिड एटम से बना हुआ है तो एटम्स जो है ना आपस में एक दूसरे को बहुत टाइटली हेल्ड करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, बोल सकते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स। समझ आ रहा है? आपस में ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग है इनकी, तो ये कैसा रहेगा? सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसलिए इनका शेप और वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनाइट। तो सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। नहीं समझे? कोई भी मेरे पास सॉलिड है तो वो किससे बना होगा? या तो एटम से बना होगा या तो मॉलिक्यूल से बना होगा। तो एटम आपस में या मॉलिक्यूल्स आपस में अगर बहुत ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं तो उनको कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, और ये ऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्ड होते हैं मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप इधर आइए जरा, इसके पीछे आइए, लड़की के पीछे, और थोड़ा सा, ठीक है, आप भी इधर आओ और आप थोड़ा सा इधर जाओ, हाँ बस। अभी देखिए, थोड़ा आप उधर जाओ, आप इनके पीछे आओ, एकदम पीछे पीछे बैठो। ठीक है, अब देखो ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं किसी सॉलिड के, ये कैसे अरेंज्ड है? ऑर्डर में। देख रहे हो आप इनका ऑर्डर अरेंजमेंट, देखो रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई दे रहा होगा, इररेगुलर नहीं दिख रहा है इतना। समझ आ रहा है? अब ये तो एक प्लेन में बात किया, इसके ऊपर भी होगा ऐसे ही, इसके नीचे भी होगा, और ये सब आपस में एक दूसरे को एक फोर्स से पकड़ के रखे हैं। समझ आ रहा है? तो इनके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? ऑर्डर्ड होता है, या ऑर्डर में होता है, रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई देता है। आया समझ में? ओके। कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट किससे, किसको बोलते हैं? जिससे मिलकर सॉलिड बना है। वो एटम से भी बन सकता है, मॉलिक्यूल से, तो उनको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम और मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स आर टाइटली हेल्ड इन अ परफेक्ट ऑर्डर, एक परफेक्ट ऑर्डर में होता है, एंड देयरफॉर सॉलिड possess डेफिनाइट शेप एंड। ऐसे भी सवाल आपको पूछ सकता है, व्हाई सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, तो ये आंसर लिख सकते हो आप। कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स। समझ आ रहा है? ऐसे करके बोल सकते हैं, टाइटली हेल्ड विद परफेक्ट ऑर्डर, खत्म। अच्छा, लिक्विड में क्या होता है? व्हाट आर लिक्विड्स? पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर, दे कैन मूव अराउंड विद इन द लिक्विड। सुनो बात को, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब हैं लेकिन ये वाला पार्टिकल उधर जा सकता है। लिक्विड में ऐसी होता है ना, लिक्विड में पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड, दे आर मूवेबल, दे आर मोटाइल, दे आर मोबाइल। नहीं समझा? मूवेबल, मोटाइल और मोबाइल का क्या मतलब होता है? मूवेबल। अटेंडेंस जरा, चलिए। ए सॉलिड में हमने क्या देखा? कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑर्डर्ड होते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय, ठीक है, या टाइटली हेल्ड टुगेदर ऐसे करके बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे जुड़े होते हैं, और उनका पोजीशन फिक्स होता है।
लेकिन लिक्विड्स के अंदर आपस में नजदीक होते हैं, क्लोज होते हैं यानी नजदीक होते हैं, बराबर है, क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से नजदीक होते हैं, लेकिन दे कैन मूव अराउंड विद इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर वो आपस में मूव कर सकते हैं, मतलब ये उधर जा सकती है, ऐसे पोजीशन उनका चेंज हो सकता है, तो ये लिक्विड्स होते हैं। अच्छा, ये लिक्विड्स के बारे में हो गया। गैसेस के बारे में बात करें तो वाइल इन गैसेस पार्टिकल्स आर फार, पहले तो ये नजदीक नहीं होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर, एक इधर होगा, कैसा होता है अगर आप लोग भी गैसियस होते तो ऐसे उड़ के पड़ रहे होते हैं ऐसे हवा में। हाँ सर बोलिए, बेंच की जरूरत नहीं होती। हाँ, मैं भी ऐसे उड़ते उड़ते पढ़ा रहा होता। ओके, तो पहली बात तो गैसियस के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, आर फार फार फ्रॉम ईच अदर, क्या बोलेंगे बच्चों, फार अपार्ट एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, तो लिक्विड सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो दे आर फार फ्रॉम ईच अदर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। अच्छा, और एक चीज, ये जो तीन स्टेट है ना ये इंटर कन्वर्टेबल है, शुरुआत में ही बता चुका मैं आपको। क्या सॉलिड लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में नहीं हो सकता है, लिक्विड गैस में, गैस से लिक्विड, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस, तो ये जो तीनों स्टेट हैं दे आर इंटर कन्वर्टेबल, क्या होते हैं, और उसका एक रिएक्शन जैसा मैंने आपको लिखा है और सारे प्रोसेस भी बता दिए, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। कैसे चेंज होंगे, कंडीशन चेंज करके, टेम्परेचर और प्रेशर की, किसकी कंडीशन चेंज करके, टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज करके आप इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कैन यू टेल वाला, ये वाला जो पार्ट है ना इसको भी आप होमवर्क में ले लीजिए। यहां पर आपको क्या पहचानना है, एलिमेंट और कंपाउंड, या अभी भी इसको कर सकते हो आप, बोलो, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, फॉर्मूला लिखूंगा तो कुछ ऐसे लिखूंगा HgO, क्या है ये, कंपाउंड है। हीलियम गैस एलिमेंट है, क्या है ये, एलिमेंट। सही है, क्या है ये, तो यहां पर आप लिख दीजिए, इधर पे E लिख सकते हो आप एलिमेंट, सॉरी 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 सॉरी, C लिख सकते हो कंपाउंड, इधर लिखोगे एलिमेंट का E, इधर पे C लिख दो कंपाउंड, है ना शॉर्ट में, ठीक है। टेबल सॉल्ट कौन होगा, अच्छा इसको टेबल सॉल्ट क्यों बोलते हैं, वाइट इज कॉल्ड, जो आप नमक खाते हो ना, ठीक है, और बेईमानी करते हो, अच्छा सुनो, टेबल सॉल्ट, वाइट इज कॉल्ड एज टेबल सॉल्ट। होटल में गए हो, होटल में गए हो, टेबल पे रखा होता है, बराबर है, घर के हिसाब से नहीं। सॉल्ट आपका होता है बच्चों NaCl, सोडियम और क्लोरीन होता है ना, तो ये भी क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। आयोडीन, अब आयोडीन अगर मैं बात करूं तो वैसे ही I2 फॉर्म में होता है, लेकिन आयोडीन अकेला ही है ना, क्या कहलाएगा ये, एलिमेंट कहलाएगा। सिर्फ मर्क्यूरी बात कर रहा है, एलिमेंट कहलाएगा, सही है। सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहा है, ओ, अगर ये बोलता ना ऑक्सीजन, क्या नाम है, गैस बोलता, क्या बोलता, ऑक्सीजन गैस, तो वो O2 फॉर्म में होता है, तो फिर समझ आ रहा है, O2 एक मॉलिक्यूल होता है, ऐसे बहुत सारे O2 रहेंगे तो कंपाउंड में कहलाएगा, समझ आ रहा है। तो ऑक्सीजन सिर्फ बोल रहा है तो आप O कंसिडर करोगे यहां पर, तो ये हो गया मेरे लिए एलिमेंट। नाइट्रोजन सिर्फ बोल रहा है, नाइट्रोजन गैस नहीं बोल रहा है, सिर्फ नाइट्रोजन बोल रहा है, ये भी एलिमेंट कहलाएगा, समझ गए। अच्छा, जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है।
अगर उसमें आपको और एग्जांपल्स करने कि फिजिकल प्रॉपर्टी किसको किसको कहते हैं, तो यहां पर आपको और एग्जांपल्स दिए गए हैं। व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, अगर ऐसा सवाल पूछा तो देखो आप यहां पर टिक मार्क कर लीजिए बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन। बात वही है ना, मतलब पे गौर कीजिए। फिजिकल चेंज बताया था मैंने वहां पर, प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज विच कैन बी मेजर्ड, जिसको आप मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोला मैंने, मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। शॉर्ट में समझ आया क्या बोल रहा हूं। मेजरेबल मतलब जिसको मेजर कर सकते हैं। अभी जैसे मैं बात करूं, किसी का कोई सब्सटेंस है, उसका कलर येलो है, तो मैं येलो कलर को कैलकुलेट थोड़ी करूंगा, ये ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है। कलर है वो क्या है, अभी मेल्टिंग पॉइंट उसका कोई सब्सटेंस का, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कैलकुलेट करूंगा ना, ये मेजरेबल है। ये क्या है, मेजरेबल प्रॉपर्टी, जिसको आप मेजर कर सकें। हाँ, वाटर का जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, 0 पर ही वो मेल्ट होना शुरू होता है और 0 पर ही वो फ्रीज भी होना शुरू होता है। समझ आ रहा है। विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, ये डेफिनेशन हो गया बच्चों फिजिकल चेंज का। एग्जाम्पल क्या हो गया, कलर। ठीक है, अच्छा कलर ऑब्जर्वेबल है या मेजरेबल है, ऑब्जर्वेबल है ना। आप कलर मेजर करके नहीं बता सकते इतना कलर है ना, कितना कौन सा कलर है बता सकते हो, कितना है नहीं बता सकते, है ना। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है बच्चों, इसका मीनिंग है स्मेल। जिनको नहीं पता है वो लिख के रखो, ऑर्डर यानी क्या होता है, स्मेल होता है। ठीक है, अच्छा ये क्या होगी, ऑब्जर्वेबल या मेजरेबल, हाँ ऑब्जर्वेबल ही होगी। अभी सुनो बात को, अब खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, सूंघ के आप इतना बताओगे ना ऐसे, या कैसी है उसकी स्मेल, ऐसे बताओ 1 किलो बदबू आ रही है, ऐसे बोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ओके, तो अगेन ये क्या है बच्चों, ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। डेंसिटी मेजरेबल है बच्चों। तो ये सब एग्जांपल हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज के। तो आई होप ये समझ में आ गया फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। शॉर्ट में कौन लिखेगा, मैं ये शॉर्ट में कौन बता सकता है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, शॉर्ट में एकदम, मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, क्वांटिटी में चले जाओ, अभी फिजिक्स में चले जाओगे, प्रॉपर्टीज है, ये खासियत है उसकी। एग्जाम्पल क्या क्या बोल सकते हो, कलर, ऑर्डर, एमपी, बीपी, डेंसिटी। ठीक है, हाँ वो मेजरेबल प्रॉपर्टी। मास मेजरेबल, मेजरेबल। केमिकल प्रॉपर्टी आर दी प्रॉपर्टीज वेयर सब्सटेंस अंडरगो, इसके अंदर केमिकल चेंज होता है, केमिकल फॉर्मूला ही बदल जाता है उसका। ठीक है, एंड देयर बाय एग्जिबिट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, ये पूरा टिक मार्क कर लो। ए एग्जांपल, एक कोयला अगर जलता है, 10th में आप लोग ने इसका रिएक्शन किया हुआ है, अगर आप कंप्लीट कंबशन करवाते हैं इसका, एक कंबशन रिएक्शन क्या होता है सुनो, खुली हवा में, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी चीज का जलना, ये कंबशन कहलाता है। हाँ, इन द एक्सेस ऑफ एयर बोल सकते हैं, या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको कहते हैं कंबशन। क्या कहते हैं, कंबशन। ये भी एक ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन है। कौन सा है, ऑर्डिनरी। अच्छा, तो आपने कोयला लिया तो मतलब कार्बन लिया, कार्बन को आपने जलाया, कोयले को जलाया खुली हवा में, अब हवा नहीं दोगे तो जलेगा नहीं वो, सही है ना। ठीक है, तो वो जब खुली हवा में जलेगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, लेकिन इसकी कंडीशन है कि अगर, ठीक है, कंप्लीट कंबशन होता है, क्या होता है ना, पढ़ा है आप लोगों ने 10th में इसको, हाँ वेरी गुड। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो खैर, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2 ऑन कंप्लीट कंबशन, ऑन कंप्लीट कंबशन।
पार्शियल कंबशन या इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। खैर यहां पर ये कौन सा हो गया हमारा, केमिकल चेंज हो गया। इसमें देखो कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर देखो एग्जांपल, कोल बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये दूसरा है मैग्नीशियम वायर। तो मैग्नीशियम के वायर्स आते हैं जो लैब वगैरह में आप यूज करते हैं। तो मैग्नीशियम यानी Mg हो गया, इसको अगर जलाएंगे, कंबस्ट करेंगे, तो ये क्या बनेगा, MgO बनेगा। बैलेंसिंग करने के लिए बस यहां पर 2 डालना पड़ेगा, यहां 2 डालना पड़ेगा। ये भी रिएक्शन आप कर चुके हैं क्लास 10th में। मैग्नीशियम का कंबशन कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब उसकी कहानी पे जाओगे, मैग्नीशियम का +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, सेम नंबर, नो क्रिस क्रॉस, याद आ रहा है 10वीं में तुम लोग को ये सब मैंने ही तो करवाया है। ये मैग्नीशियम वायर बर्न्स इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ गए आप, ये रिएक्शन लिख सकते हो यहां पर अगर आपको समझना है तो। जैसे ये स्टेटमेंट के रिएक्शन के लिए आप C+O2 गिव्स CO2, C+O2, ठीक है। और ये वाला देखेंगे, मैग्नीशियम +O2 गिव्स MgO, बैलेंसिंग लिए 2 डाल देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।